ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। बजट की इस महा कवरेज में लगातार आपको हम बता रहे हैं बजट से जुड़ी हर एक बारीकी, और इसको आइए अब ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं क्या कुछ खास है इस बजट 2025 में। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च होने वाला है, तो ये 50 लाख 65 हज़ार करोड़ रुपए कैसे खर्च हो जाएंगे। आपको बताएं कि जो स्टैब्लिश्ड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर का है उसमें 8,68,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के ऊपर 16,22,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर 5,42,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फाइनेंस कमीशन ग्रांट 1,33,000 करोड़ रुपए। दूसरे जो ग्रांट्स एंड लोन्स हैं उसमें 3,75,000 करोड़ रुपए, और दूसरे जो अदर सेंट्रल सेक्टर के एक्सपेंडिचर हैं उसमें 15,26,000 करोड़ रुपए। तो मेजर पोर्शन आप देख रहे हैं कि ये जो पीला और हल्का नीला है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में 16 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा, और दूसरी सेंट्रल सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मिला के खर्च किए जाएंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 4,91,732 करोड़ रुपए का जो व्यय है वो होगा, और अलग अलग मंत्रालयों की खासतौर से रक्षा क्षेत्र को किस तरीके से मजबूती मिलेगी। ग्रामीण विकास को भी आप देख सकते हैं 2,66,817 करोड़ रुपए का जो बजट है वो यहाँ पर है। इसके अलावा अगर बात की जाए गृह मंत्रालय की तो 2,33,211 करोड़ रुपए, जिसका जिक्र अजय आप कर रहे थे, किस तरीके से मजबूती मिलती नजर आएगी। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों को एक केंद्र में रखा गया है, बहुत जबरदस्त फोकस। वहीं कृषि और संबंधित कार्य के लिए 1,71,437 करोड़ रुपए का ये बजट, जिसमें हम देखेंगे कि आधुनिक कृषि की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं और कृषि लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूती किस तरीके से देती हुई नजर आएगी। आकांक्षी जिलों में कृषि पर विशेष फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की गई है, किस तरह से बदलेगी तस्वीर वो आपको बताएंगे। शिक्षा पर 1,28,650 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। उच्च शिक्षा इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है। कैसे हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ, सचिन सर हैं उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च, 1,28,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च शिक्षा क्षेत्र पर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में 98,311 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर का खर्च है। आप ये मत समझिए कि कम है, क्योंकि ये स्टेट का विषय है और स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें खर्च करती हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कीम्स होती हैं, तो ये स्वास्थ्य का खर्च बढ़ जाता है, इसलिए आपको कम दिख रहा होगा। लेकिन बिल्कुल, और इसी तरह शहरी विकास की अगर बात की जाए तो 96,770 करोड़ रुपए, और इसके लिए बाकायदा जो एक योजना का भी जिक्र किया गया है। जब हम बात करते हैं किस तरीके से शहरी चुनौतियां जो रहती हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए, और ऐसे में ये जो विकास है, जो फंड आएगा, किस तरीके से विकसित भारत को और मजबूती देगा। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात इस बजट की है, यानी जब हम स्लैब की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 0 से 4 लाख तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, टैक्स रिटर्न नहीं होगा। 4 से 8 लाख रुपए तक की अगर आपकी आय है तो 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, और उसके आगे 20 से 24 तक 25%, और साथ ही 24 लाख से अधिक 30%। जबकि पहले आपने देखा होगा किस तरीके से जो टैक्स का प्रतिशत है वो ज़्यादा होता था और यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, आपको रिटर्न तो भरना होगा। अगर आप 4 लाख, ये हम कंपेरिजन बता रहे हैं पिछले साल और इस साल का, तो 4 लाख तक के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। लेकिन 4 लाख 1 रुपए हुआ तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। हर 4 लाख रुपए पर आपकी जो टैक्स स्लैब है वो 5% बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा। हर 4 लाख रुपए अगर आपकी आमदनी बढ़ जाती है तो आपको 5% का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। आप समझिए, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 13.25 लाख तक जो पेंशनर्स हैं और सैलरी क्लास हैं, सरकारी और गैर सरकारी, उन पर कोई टैक्स नहीं है, और जो दूसरी छूट है वो भी मिलती रहेंगी। ये हमने आपको बताने की कोशिश की कि पिछले साल किस तरह से हमने केवल 15 लाख के ऊपर 30% का था, लेकिन इस बार आपको 24 लाख से ऊपर जब है तो लगातार ये जानकारी आप तक हम पहुंचाने। फिलहाल सुखंदो मजूमदार क्या कुछ कह रहे हैं। जो IITs है उसमें 6,500 सीटें ऐड ऑन किया जाएगा, तो ऐसी जो चीज़ें आई है जिससे आगे आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा। और लास्ट में जो डायरेक्ट टैक्स में जो हमारी सरकार ने 12 लाख तक फ्री, यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, टैक्स का जो रिजीम लाया है ये बहुत ही सराहनीय स्टेप है। सर, ऑपोजिशन का कहना है कि बिहार बजट, क्योंकि बिहार को बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो इस पर क्या कहेंगे, चाहे वो TMC हो चाहे बाकी और। देखिए, हमारा विपक्ष सच से दूर जा रहे हैं, इसलिए वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। 15 साल होने को है, आगे आने वाले समय में भी विपक्ष में ही रहेंगे। अगर हम इकोनॉमी की हिसाब से देखें, आप देखेंगे भारत का पश्चिमी हिस्सा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज मच मोर डेवलप्ड देन द ईस्टर्न पार्ट।
पूर्वी क्षेत्र से वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है पिछली 75 सालों में। अभी हमारी सरकार आने के बाद तो लगातार सुखम मजूमदार बता रहे हैं कि कैसे जो पूर्वी क्षेत्र जहां विकास की बात नहीं नजर आती थी, अब हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में जो विकास है वो खासतौर से देखने को मिल रहा है। और लगातार आपको हम बता रहे हैं इस बजट की जो खास बातें हैं ग्राफिक के जरिए, और खासतौर से जब हम बात करते हैं अब देखिए ये वित्तीय घाटे का हम ट्रेंड दिखा रहे हैं 2020-21 में 9.2%। सचिन सर ये देखें आप प्लीज, जो महामारी के साल में 9.2% का हमारा डेफिसिट चला गया था, उसके बाद 6.7, 6.4, 5.6, 4.8 और 4.4, यहां तक का सफर हमने तय किया है। वित्तीय घाटा, वित्तीय अनुशासन। इसका नेक्स्ट जो हमारा ग्राफिक्स है वो रेवेन्यू डेफिसिट का। आपने जिस तरह से कहा वित्तीय अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट, देश और देश के बाहर के निवेशकों को एक बहुत बड़ा संदेश। सर राजस्व घाटा में जो कमी आ रही है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं अजय जी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सरकार ने अपने रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया है। तो अगर आप देखेंगे कि जिस फिस्कल प्रूडेंस की जो बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि सरकारी खर्चा कम हो, सरकार की इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो, और वही इसमें हम सीधा एक असर उसका देखते हैं। और वो इंटेंशन सरकार की तमाम डिपार्टमेंट्स के जो थिनिंग की है, जो उनके फिनेंशियल प्रूडेंस की है, वो यहाँ पर निकल करके आती है। इसका मतलब सर सरकार अपने टैक्स रेवेन्यूज के सोर्सेज को भी बढ़ा रही है। टैक्स जीडीपी रेशियो में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझना कि आप ये देखिए ये कैपेक्स है, ये कैपेक्स के आंकड़े हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये कि जो 6.4 लाख करोड़ था अब वो बढ़ करके 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। सचिन सर, लेकिन अब हम आते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट पर, वो है इनोवेशन। बिल्कुल। कल की आर्थिक समीक्षा में ये कहा गया कि हमारे देश में अमेजॉन और गूगल जैसी कंपनियां क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे R&D में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता है। हमारा R&D गवर्नमेंट लेड है, विकसित देशों का जो R&D है वो प्राइवेट सेक्टर लेड है। हम ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें हाथ मिलाए, आगे बढ़े और एक साथ मिलकर के देश को विकसित बनाए? बिल्कुल ठीक है अजय जी। और अभी आप अगर देखेंगे आज वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं करी हैं वो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनोवेशन को आगे बढ़ाने की बात है। सबसे पहला AI से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट, आज 3 अनाउंसमेंट हुए हैं, और उन तीनों में हमने AI को भारतीय कंपनियों द्वारा, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एक साथ मिलकर के काम करने की जो एक पहल होनी चाहिए, उसके तरफ वित्त मंत्री ने ध्यान दिया है। दूसरा, अगर आप देखें पिछले बजट में न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हमारा ध्यान था। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के रूप में 20,000 करोड़ का ये जो मिशन लॉन्च होगा, जिसमें रिसर्च का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। दूसरा, अटल टिंकरिंग लैब जो हैं 50,000 अगले 5 साल में बनाई जाएंगी, वो एक महत्वपूर्ण है। उसके लिए अब हाँ, और उसमें अगर आप देखें तो सेकेंडरी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके तरफ फोकस किया गया है। मतलब 10,000 से सीधे 50,000, सीधे 5 गुना, और समय की एक सीमा रखी गई है। PM रिसर्च फेलोशिप्स 10,000 IITs और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में किए जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप देखें कृषि के क्षेत्र में सेकंड जीन बैंक लाया गया है। सेकंड जीन बैंक ऐसा होगा जिसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म का एकत्रीकरण किया गया है, और उसको मूलतः जो बार बार अजय जी हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में हमारी जो क्रॉप्स हैं उनका एडेप्टेशन बहुत जरूरी है, और इसलिए कई ऐसी हमारी देशी वैरायटी हैं जिनको बचाना और उनको कृषि के संसाधन में लेकर के आना ये आवश्यक है। तो ये सेकंड जीन बैंक एक महत्वपूर्ण है। और साथ ही में मिशन ऑन कॉटन लॉन्च किया गया है। ये हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए अत्यंत जरूरी है। पीछे हमने इसके कई उन देशों के साथ शेयर करे हमारे ग्लोबल साउथ के चलते, जो आज हमारे कॉम्पिटिटर बन चुके हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे वियतनाम हो। लेकिन हम फिर रिसर्च करेंगे और अपने टेक्सटाइल के फ्रंटियर को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, वो आगे बढ़ता नजर आएगा। इसके साथ साथ जो हम प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, बढ़ावे की बात कर रहे हैं, यहाँ शुभमोहन जी जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की अगर खास तौर से बात की जाए, वहाँ पे किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं, कितना लाभ इसके जरिए होगा? वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बजट शायद सबसे पहली बार इतना डिटेल में मैरीटाइम सेक्टर के कई पहलुओं को नज़र में लाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिला है शिपिंग बिल्डिंग को अबव अ पर्टिकुलर वेटेज। ये बहुत दिनों से शिपिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डिमांड था। इसका मतलब क्या होगा सर? क्या इसका मतलब है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आके अगर बनाना चाहे शिप्स भारत में, और जिसकी बहुत ज़्यादा हम
प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहला ज़रूरत था कि बैंक से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिले। वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस उनको दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ पोर्ट्स को देते थे, शिपयार्ड्स को देते थे, शिपिंग को नहीं देते थे। तो शिप बिल्डिंग को सबसे पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, जहाज बनाने को लेकर, जहाज बनाने को। और ये शिपिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देखें भारत में एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो भारत में सबसे बड़ा वन ऑफ द सेक्टर्स जहां पे एम्प्लॉयमेंट का तादाद बढ़ेगा वो है शिपिंग सेक्टर। अच्छा, क्योंकि शिपिंग सेक्टर तो नया सनराइज सेक्टर आने वाला है। इट्स भारत में आप अगर देखें एशिया में हमारे जो कंप्यूटर कंट्रीज हैं, कोरिया, जापान, चाइना, इन सभी देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मूल मंत्र बना था शिपिंग को बढ़ावा देना। इसलिए शिपिंग सेक्टर में जो कई सारे कदम लिए गए, उसमें से मैं 3 को कह रहा हूँ। एक तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ रुपया, जो अपने आप में सिग्निफिकेंट है, जिसका आपने जिक्र किया। शिपिंग इंडस्ट्री को सनराइज सेक्टर मानते हुए इस सेक्टर में हमने दिया है क्या चीज़ है कि शिप बिल्डिंग आउटले को अगर पूरे जो एक जो फंड था 14,000 करोड़ का, वो फंड को अभी और 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। सेकेंडली, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी शिपिंग कंपोनेंट के इंपोर्ट के लिए उसमें 10 साल की रियायत फिर से दी गई है। यानी कि अभी बहुत सारी कंपनीज आएंगे जो बनाएंगे, हम ग्रीन शिपिंग की बात कर रहे हैं, इथेनॉल बेस्ड शिपिंग, इन सभी चीजों में जो काम आएंगे। शुभम जी, और भी बहुत कुछ खास है, वो भी आपसे हम यहाँ जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद हम ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, सचिन सर उसके भी एक्सपर्ट हैं। एक छोटा सा ब्रेक, अब देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पर लोन लेने के लिए खुद का हेवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। ये है कॉल सेंटर वाले स्कैमर, रिवॉर्ड्स का लॉलीपॉप लेकर आए हैं और हमारे नागरिक को लगता है कि इनकी किस्मत खुल गई है। खुशी से बैंक डिटेल्स डालना शुरू, एक SMS, एक लिंक और ट्रैप तैयार। ओ मैडम रुक जाइए, अपने बैंक डिटेल्स डालने से पहले साइट तो वेरीफाई कर लीजिए। SBI की स्कैम सेफ टिप से आप बनोगे स्कैम प्रूफ। ऐसे कॉल से रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, क्योंकि दाल में है कुछ काला। बी स्कैम सेफ। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। सोच से सच तक चले हम, सोच से सच तक, ऊर्जा से उन्नति का सफर, हौसला हो अपने दम पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आसान MSME लोन्स के साथ हर ख्वाहिश सोच से सच तक। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश बजट 2025 और हम लगातार बजट की बारीकियों को 2025 में के लिए जो बजट आया है संसद में रखा जा चुका है उसकी बारीकियों को आपके लिए समाधान दे रहे हैं, सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफिक्स दे रहे हैं, आपको लगातार बता रहे हैं कि कौन सी बड़ी बातें हैं जो देश को प्रभावित कर रही हैं, देश के बजट को और हमारे और आपके खर्च को भी। अब आप देखिए रुपया कहाँ से आता है। आयकर 1 रुपये में 22 पैसा आता है इनकम टैक्स से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है 5 पैसे, GST और दूसरे कर हैं 18 पैसे, निगम कर यानी कॉर्पोरेशन टैक्स से 17 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ 1%, जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उससे 9% और जो उधार लेते हैं हम उसमें 24%, यानी 1 रुपये में हम 24 पैसा उधार लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि रुपया जाता कहाँ है। 1 रुपये तो मिल गए चलिए टैक्स से, वो खर्च कहाँ करती है सरकार। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं कि 1 रुपये में से 20 पैसे चले जाते हैं ब्याज, यानी जितना कर्ज हमारे ऊपर है देश के ऊपर 20 पैसे चले जाते हैं ब्याज चुकाने में। 4 पैसे चले जाते हैं पेंशन, जितने भी पेंशन धारक हैं उनको देने में। दूसरे खर्च 8%,
केंद्र की जो प्रायोजित स्कीम है 8%, वित्त आयोग यानी जो राज्यों को पैसा जाता है और दूसरे जो अंतरण है उनमें 8% जाता है। राज्यों का कर में हिस्सेदारी और शुल्क में हिस्सेदारी वो 22%, यानी जितना पैसा है सीधे सीधे राज्यों को फायदा होता है। रक्षा में हम 8% खर्च करते हैं। प्रमुख सब्सिडी जिसमें फूड एंड फ्यूल सब्सिडी है, पूरे 1 रुपये का 6 पैसा खर्च करते हैं। और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम जिसमें रक्षा और सब्सिडी आप छोड़ दें तो 16% खर्च किया जाता है। तो ये रुपया कहाँ खर्च होता है ये हमने आपको बताने की कोशिश की। तो खासतौर से जो राज्य कर और शुल्क हिस्सा है वो सबसे अधिक, तो किस तरीके से देखिए जो रुपया है वो कहाँ जाता है ये आपने जान लिया है। और अलग अलग जो स्कीम है केंद्र की हैं उनके लिए भी 8% का आप देख सकते हैं जो हिस्सा इसमें से जाता है। इससे पहले कि आप ब्रेक पे जाएं, मैं ब्लू इकॉनमी वाली बात को पूरा करना चाहता हूं। सचिन सर आपसे ये जानना चाहते हैं, मरीन सेक्टर जो कि एक नया सनराइज सेक्टर है, सर ने कहा एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू इकॉनमी कैसे देश के विकास का एक नया ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल किया जैसे आपने। अगर आज आप देखें तो 6 अलग अलग जगह पर वित्त मंत्री ने ऐसी घोषणाएं करी हैं जो ब्लू इकोनॉमी को डायरेक्ट अफेक्ट करेंगी। सबसे पहला, जैसा शुभमॉय ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार ने जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हैं उन पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को एग्जिम्पशन दिया है जो शिप बिल्डिंग में, शिप रिपेयर में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपको याद होगा अजय जी किस तरह से चाइना लगातार हमारे ट्रेड को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हम शिप के बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये हमें एक महत्वपूर्ण आज सपोर्ट मिला है। दूसरा, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर करने की डिमांड कई वर्षों से चल रही थी और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण असर होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। जैसे ही कोई सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस सेक्टर के अंदर कम हो जाता है और इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक उत्साह रहता है, उनको एक सहूलियत मिल जाती है जी। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज वित्त मंत्री जी ने कहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोर्ट्स और पोर्ट से रिलेटेड जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसमें छूट देने का है और ये एक महत्वपूर्ण आज घोषणा वित्त मंत्री ने करी है। चौथा, मैं समझता हूँ जो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में है, जो फेलोशिप्स हैं उनमें शिपिंग सेक्टर, ब्लू इकोनॉमी की सहभागिता वो एक महत्वपूर्ण हमारे सामने। बिल्कुल सचिन जी, रोकना चाहूंगा चिराग पासवान फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इस पर नजर डाल रहे हैं जल्दी से। दूरी को कम करने का इसमें जिक्र किया गया है, युवाओं का, महिलाओं का, मिडिल क्लास का जिस तरीके से हैंड होल्डिंग का जिक्र इसमें किया गया है, युवाओं के स्किल को किस तरीके से मजबूती देने के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। मुझे लगता है हर क्षेत्र, हर सेक्टर को ये छूने वाला ये बजट है। खास तौर पर मेरे लिए, जिस मंत्रालय से मैं आता हूं, मेरे लिए ये ज़्यादा खुशी की बात है कि निफ्टेम का एक लंबे समय से हम लोगों की मांग रही थी। अभी सिर्फ निफ्टेम के 2 ही इंस्टीट्यूट थे, हम लोग लंबे समय से चाहते थे कि निफ्टेम जिस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित करने का, उनको बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, मांग थी हम लोग की लंबे समय से। बिहार में अब एक और निफ्टेम खुलने जा रहा है, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। और साथ ही में मखाना जो कि पुनः फूड प्रोसेसिंग में ही आता है और उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसका मखाना बोर्ड बनाने का जो जिक्र किया गया है, उसके लिए भी मैं बिहारियों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद कहूँगा। जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिक्र किया गया, एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, IIT में जिस तरीके से बिहार में एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, तो मैं ये मानता हूं कि बिहार के लिए भी और साथ में पूरे देश में जिस तरीके से अपेक्षा, इवन अगर आप टैक्सेशन में भी देखें, टैक्स सेक्टर में भी अगर आप देखें, जिस तरीके से नए टैक्स स्लैब्स ने ज़्यादा कमाई हर व्यक्ति के हाथ में बचे, इस सोच के साथ इन स्लैब्स को तैयार किया गया है। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बजट है। तो आप देख रहे थे चिराग पासवान साहब जो कि स्वयं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, बिहार से आते हैं और बिहार के लिए मखाना बोर्ड पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है आइए आपको दिखाते हैं। जिस तरह से स्पाइस बोर्ड है, जिस तरह से कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है, मखाना बोर्ड बिहार में। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state
to improve production, processing, value addition, and marketing of Makana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. तो मकान पोर्ट का अब यहाँ घोषणा की गई, इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा और तमाम जो लाभ मिलने वाले हैं उसके बारे में लगातार आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल सचिन जी, आप हमारे साथ जुड़े थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अनिल जी हमारे साथ बने रहेंगे और आपको हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर सेक्टर के बारे में हमारी जो सहयोगी हैं आंचल, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में LPG सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। सोच से सच तक चले हम, सोच से सच तक, ऊर्जा से उन्नति का सफर, हौसला हो अपने दम पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आसान MSME लोन्स के साथ हर ख्वाहिश सोच से सच तक। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ये है शिकारी स्कैमर, अपने लेटेस्ट स्कैम के साथ तैयार। स्कैम कॉल, ये कह रहे हैं कि ये कस्टम से बात कर रहे हैं और आपके पैकेज में पासपोर्ट और सोने के बिस्किट मिले हैं। बैंक डिटेल्स देने की बात कर रहा है ये चिपकू स्कैमर। मेरे भाई, मैं SBI का कस्टमर हूँ। आई एम ऑलवेज स्कैम सेफ। शाबाश, ये हुई ना बात। कोरियर स्कैम से बच के रहो, पर्सनल डिटेल्स कभी ना दो। बी स्कैम सेफ। सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है, मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग की बात करें, बजट की बात अब देख रहे हैं लगातार शिवराज सिंह चौहान साहब, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऐलान किया गया है कृषि क्षेत्र के लिए। कृषि क्षेत्र का जो लोन दिया जाता है क्रेडिट कार्ड के जरिए, उन तमाम हम डिटेल्स पर जरूर आएंगे। लेकिन बिल्कुल मेरे साथ लगता है हमारी सहयोगी आंचल इस वक्त बिल्कुल, क्योंकि हर एक क्षेत्र को काफ़ी कुछ मिला है। अब रुख सीधा कर लेते हैं आंचल का, जो हमें बताएंगे कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनमें किस तरीके से बजट आवंटन हुआ है, कितना इजाफा उनमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया मुकुल और अजय। और साफ तौर पर हम जिस तरह से कृषि मंत्री को सुन रहे थे और कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने भी कहा कि भाई जो आने वाला फ्यूचर सेक्टर है वो कृषि, और इसके लिए बजट में अच्छा खासा आवंटन किया गया है। तो सीधा टच स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाएंगे कि बजट 2025-26 की वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो डालेंगे असर तमाम उन वर्गों पर जिन पर आज बात की गई है। तो वर्ग वही जिनका जिक्र सुबह हमने प्री बजट डिस्कशन में भी किया, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये 4 वो स्तंभ जिस पर साफ तौर पर सरकार का फोकस इस बजट में निकल कर सामने आया। 100 जिलों में PM धन धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी। कैसे अधिक पैदावार हो उसके लिए 100 जिलों को संरक्षित किया गया है और कैसे इस पैदावार को उच्च मानकता वाला बनाया जाएगा किफ़ायत के हिसाब से, उसलिए ये योजना जो है वो बेहद अहम मानी जा रही है। साथ ही दालों में आत्मनिर्भरता के लिए जो 6 साल का मिशन है, पिछली बार यानी अगर एंट्रीम बजट की हम बात करें तो दलहन तिलहन मिशन की शुरुआत की गई थी कि कैसे दलहन यानी जब हम दालों की बात करते हैं उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना, तिलहन यानी कि वनस्पतियों से तेल निकालना, और इसमें भारत लगातार आत्मनिर्भर कई दशकों से रहा है। अब उच्च पैदावार के साथ कैसे न्यू प्रोडक्टिविटी को जोड़ा जाएगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उस लिहाज से ये जो मिशन है उसका विस्तारीकरण किया गया है। ये कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा फैसला।
बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, जिसका जिक्र अभी अजय ने भी किया और जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे चिराग पासवान, उन्होंने भी किया, क्योंकि फॉक्सनट्स यानी कि मखाना सबसे ज़्यादा पैदावार बिहार वहीं से होती है। और कैसे इसकी प्रोसेसिंग को आसान बनाया जाएगा, इसकी पहुंच को सुगम बनाया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सभी स्तरों तक समान भाव से पहुंचे, उस लिहाज से ये बड़ा कदम जब मखाना बोर्ड को हम स्थापित करने की बात कर रहे हैं बिहार में। वहीं असम में नया यूरिया प्लांट, क्योंकि जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर को आर्थिक गति से जोड़ने के लिए कई अहम फैसले, और यहाँ पर नया यूरिया प्लांट जब लगाया जाएगा तो किस तरह से यूरिया के साथ जब खेती को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, उस लिहाज से असम के लिए ये एक बड़ा फैसला। लबोलुबाब कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम बड़े बड़े फैसले, किसान क्रेडिट गारंटी की जो लिमिट है उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया, यानी कि लोन लेने की जो आप जो ऋण लेते हैं उसको बढ़ाया गया, उसकी क्षमता को बढ़ाया गया। अब ये किस तरह से किसानों को सशक्त बनाएगा, वो अहम बात है कि वो जो एक डर होता है कि अगर हमें अच्छी पैदावार करनी है, उसके लिए हमें लोन चाहिए, उसकी जो अमाउंट है उसको बढ़ाया गया है। तो किसानों को, अन्नदाताओं को मुस्कुराने के लिए एक और वजह दी सरकार ने। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया जाएगा। सरकार, इसको वेलफेयर स्टेट भी कहा जाता है, तो सोशल सेक्टर के लिहाज से घर घर तक जल और नल पहुंचाने के लिहाज से अब जल जीवन मिशन का विस्तारीकरण 2028 तक, यानी अगर जल आपके घर तक है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सोशल वेलफेयर स्टेट के लिहाज से बड़ा फैसला, बड़े मिशन को एक जन भागीदारी का रूप देती हुई सरकार। वहीं एग्री प्रोग्राम से करीबन 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा, क्योंकि जिस अन्नदाता की वजह से आपकी, मेरी, हम सबकी प्लेट में खाना पहुंचता है, अगर उस पर सरकार का फोकस है और जो तमाम स्कीम्स हैं उसमें अगर आवंटन बढ़ाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे किसानों को और उससे जुड़ी तमाम जो स्कीम्स है, चाहे हम सॉयल हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, कुसुम पंप योजना की हम यहाँ बात करते हैं, तो ऐसे पर क्रॉप मोर ड्रॉप, जिसका लगातार डबल डिजिट में हमें आगे लेकर जाना पैदावार, सरकार का फोकस इस पर साफ तौर पर नजर आता हुआ। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत। आंगनवाड़ियों से कैसे जिन नौनिहालों को हम भारत का फ्यूचर देखते हैं, और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि यंगस्टर्स आर द डेमोक्रेटिक डिविडेंड, उस लिहाज से बड़ा कदम कि उसकी मिशन की 2.0 की शुरुआत। और पोषण, क्योंकि कैसे आपके जो नौनिहाल हैं अगर वो स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, संरक्षित हैं, तो आप एक ऐसे मुस्तकबिल को लिखते हैं भारत के लिए जो विकसित भारत की परिकल्पना है 2047 की, उसे परिलक्षित करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। एमएसएमई सेक्टर को लेकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने भी कल बहुत बड़ी बातें कही कि जब हमें जो निजी खपत है, डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हमें खपत को बढ़ाना है, उस लिहाज से हमें एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना होगा। इसीलिए रेगुलेशंस की बात तो हमेशा होती है, लेकिन कल डीरेगुलाइज करने की बात भी कही गई है। उस लिहाज से क्रेडिट गारंटी के कवर को अगर 10 करोड़ के लिहाज से बढ़ाया जाता है, तो जो तमाम छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उन्हें फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और सिडबी कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रोल निभाता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हुए एमएसएमई के लिए 10 लाख क्रेडिट कार्ड नए जारी होंगे। आप समझ सकते हैं कि ये वो संगठित क्षेत्र है कि यहाँ से ज़्यादा जब लोग इसमें जुड़ते हैं तो आपकी जीडीपी में इजाफा होना तय है। इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम। टॉय इंडस्ट्रीज का जिक्र प्रधानमंत्री अपनी मन की बात के संस्मरणों में भी कर चुके हैं कि कैसे टॉय इंडस्ट्री को वैश्विक केंद्र बनाने की बात है, यानी वो तमाम खिलौने जिसमें हम लगातार मेड इन चाइना का टैग देते थे, अब मेड इन इंडिया, और ऐसे कई खिलौने जो भारतीय परंपरा और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। उस लिहाज से खिलौना उद्योग के लिए भी कि इसको कैसे वैश्विक केंद्र हब बनाया जाएगा। फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, यानी ये फोकस प्रोडक्ट स्कीम कैसे इन उत्पादों को ज़मीन स्तर पर रॉ मटेरियल से लेकर जब आप फाइनल प्रोडक्ट का फाइन टच देते हैं, इस पूरे रास्ते को कैसे आसान बनाएगी ये पूरी स्कीम फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री के लिए। स्टार्टअप्स के नए फंड की स्थापना, यूनिकॉर्न के लिहाज से तीसरा सबसे बड़े तीसरा इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स में। और इन स्टार्टअप्स में जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, नवाचार की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंटेलिजेंस को जोड़ते हुए इसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप नवाचार से जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमें माँ प्रकृति के लिए भी कुछ करना है और सतत विकास को हासिल करने में इस एआई को बड़ी भूमिका निभानी होगी। उसके लिए नए फंड की स्थापना। स्टार्टअप्स में भी जो क्रेडिट गारंटी की स्कीम है उसको 20 लाख रुपए तक
बढ़ाया गया है। कैसे? ये जो युवा हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप सोचिए कि स्टार्टअप्स को अभी से ही स्कूल के करिकुलम्स में ये पढ़ाया जाने लगा है, तो आप नई पौध जो तैयार कर रहे हैं वो आपका भारत का नया भविष्य है। तो ये जो ग्रेड स्कीम है उसे बढ़ाया गया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत होगी। मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाने के बाद जब मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जब इसको लॉन्च किया तब भी था। PLI स्कीम्स की जब हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कितना बड़ा युगांतकारी और क्रांतिकारी कदम साबित होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। साथ ही अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में करीबन 50,000 अटल टिंकरिंग लैब। हम जब भी कभी इकोनॉमी से जुड़े शोज करते हैं तो अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनोवेशन मिशंस ये स्कूली लेवल से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं। आप समझिए आज से अगर 25 से 30 साल पहले के आप पाठ्यक्रमों को देखें तो शायद ये इंक्लूजन नहीं था, लेकिन ये इंक्लूजन तैयार करता है नवोन्मेष और आपकी सोचने की जो प्रवृत्ति है आउट ऑफ द बॉक्स, ये आपको स्कूली लेवल से ही शुरुआत कर दी जाती है। कई स्कूलों में इसके लिए अलग से लैब और मिशंस के साथ उन स्कूल्स को जोड़ा गया है। तो आप समझिए कि सरकारी स्कूलों में अब अगर 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स निकल कर सामने आते हैं तो कितने क्रांतिकारी ब्रेन्स को आप तैयार कर रहे हैं नए नवोन्मेष को करने के लिए। तो ये बड़ा फैसला। वहीं सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल माध्यम से स्कूलों को जोड़ना, स्मार्ट क्लासरूम्स को इक्विफाई करना। जब हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं कैसे कि सारा पाठ्यक्रम ऑनलाइन और आपकी डिजिटल व्यवस्था से समुचित व्यवस्थित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो सभी सरकारी स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज सुबह जब हम चर्चा करें तो एक गेस्ट ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि भाई 4 हमने स्तंभों की बात तो कही है, 5वां स्तंभ AI भी हो सकता है और इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब इस बार के अभिभाषण में, आपके जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उसमें, और साथ ही साथ आप देखिए इस पूरे बजट में भी दिखाई दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े एक्सीलेंस सेंटर्स की शुरुआत होगी। मतलब घर बैठकर भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। ये है ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जब एक्सीलेंस सेंटर्स की हम बात करते हैं। AI एजुकेशन के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन से जोड़ने के लिए कैसे ये सेतु की तरह काम करेगा, उसके लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया। भारत ट्रेड नेट BTN की स्थापना, ये भी बड़ा फैसला ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं आज बजट में और ये कहीं ना कहीं दिखाता कि सभी वर्गों को एक साथ लेकर समावेशित अप्रोच के साथ उस संकल्प की बात जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को आगे लेकर बढ़ता हुआ। ओवर टू यू अजय। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल, आपने बहुत सरल तरीके से उन तमाम बातों को हम तक पहुंचा और सीधे हम लिए चलते हैं आपको जितेंद्र सिंह साहब जो कि MOS हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, बजट पर अपनी प्रतिक्रिया। कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रेवोल्यूशनरी निर्णय लिया था, क्रांतिकारी निर्णय लिया था, स्पेस रिफॉर्म्स नहीं लाई और फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ PP मॉडल में खोल दिया। इसी प्रकार आज न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है और साथ ही साथ एक टारगेट रखा गया कि सन 2047 तक भारत 200 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करेगा। अर्थात अब वो समय नहीं रहा कि भारत दूसरों से सीख लिया करता था, अब हम टारगेट रखने जा रहे हैं। और ये जो कुछ एक क्षेत्र हैं, क्लाइमेट कंसर्न्स का क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र, इनमें समझा जाता है कि भारत को शायद ना ज़्यादा सोच है ना समझ है। आज उन क्षेत्रों में भारत अगुवाई करने की स्थिति में एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व करना, ये एक बहुत बड़ा निर्णय रहेगा जिसका विश्वव्यापी चर्चा होने वाली है। उसके अतिरिक्त डीप टेक स्टार्टअप्स, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में भी आप देख लीजिए किसानों के लिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद की जाएगी, डीप टेक को लेकर के ग्रीन एनर्जी मिशन की बात हुई है, जियो स्पेशल पॉलिसी जो आपका स्वामित्व का कार्यक्रम है जिस पर आधारित है। तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा बजट है, इसमें मिडिल क्लास के लिए तो राहत है ही है टैक्स के माध्यम से जैसे आपने कहा, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों में इतने दूरगामी निर्णय लिए गए हैं जिनका धीरे 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 समझ में भी आएगा और चर्चा भी होगी। आप देख रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया जो कि जितेंद्र सिंह साहब ने कही कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इस बार बहुत बड़ा फोकस मिला है, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश के लिए, दुनिया के लिए, और भारत का अपना मॉडल क्या होना चाहिए,
कल समीक्षा में भी हमने देखा, उसकी सिफारिश की गई और उसकी छाया आज बजट पर भी दिखाई दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक, लगातार चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं बजट 2025। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंजिल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। मिलिए इस स्कैमर से जो फर्जी बैंकिंग वेबसाइट चलाते हैं। बस फोन आने की देरी और ये है हमारे हीरो, जिन्हें लगता है इन्हें मिला है हेल्पलाइन, लेकिन असलियत में है स्कैमर की लाइफलाइन। और असली हेल्पलाइन समझकर ये इन्हें देंगे अपनी बैंक डिटेल्स। अरे भाई साहब रुकिए, वेबसाइट फेक है। SBI आपको बताएगा इन फेक वेबसाइट से कैसे बचें। सर्च करते वक्त संभालो भाई, स्कैमर्स तैयार है विद हेलो हाय। बी स्कैम सेफ। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लगातार आपको हम बता रहे हैं बजट 2025 की तमाम बारीकियां, क्या कुछ उसमें खास रहा है और खास तौर से बजट 2025 का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पर नजर आता है। इस बार कृषि क्षेत्र को क्या कुछ मिला है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। विकसित भारत की यात्रा को नई रफ्तार देने वाले बजट 2025-26 में गरीब, युवा और नारी के साथ साथ अन्नदाता सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहे। बजट के प्रस्तावित विकास उपायों में जिन 10 व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, उनमें पहले 2 कृषि और ग्रामीण विकास से ही जुड़े हैं। वित्त मंत्री ने विकास यात्रा आप तक फिर से लेकर के जाएं, लेकिन उससे पहले नितिन गडकरी साहब, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सबसे ज्यादा पैसा मिला रहा है। आज सेक्टर देखें तो तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए की उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।
तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो बता रहे थे किस तरीके से क्या क्या सस्ता होगा, खासतौर से ईवी की बात की जाए उसमें कितना लाभ मिलेगा। फिलहाल अगर बात की जाए क्या कुछ देख लेते हैं, क्या कुछ आ रही है। लगातार हम आपको बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। संजय सेठ साहब इस वक्त जी बंगाल। This is a holistic budget and this is a forward-looking budget and this would be impacting the lives of all kinds of people, all segments of people in the country with a tremendous degree of positivity. I think everybody is happy about the budget. Everybody has something good for him or her. We are talking of the farmers, we are talking of women, we are talking of poor people, we are talking of the middle class, we are talking of the burgeoning youth population. And you heard Madam Nirmala Sitharaman talk about the overarching goal of Viksit Bharat by 2047. So keep अपराजिता सारंगी को आप देख रहे थे, सांसद हैं, महिला सांसद हैं और पुरी से हैं, और महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया है उसका धन्यवाद करते हुए, और आपको हम बता रहे थे कि खेती बाड़ी के लिए क्या कुछ किया गया है, और उस कहानी को हम एक बार फिर से आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। साल 2025-26 का आम बजट संसद में हुआ पेश। देश के विकास पर खर्च किए जाएंगे 50,65,000 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में वित्तीय अनुशासन पर दिखा जबरदस्त फोकस। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के बाद से लगातार वित्तीय घाटे में गिरावट का बनाया कीर्तिमान। 2020-21 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 9.2% से घटकर 2025-26 में केवल 4.4% रहने का अनुमान। देश के विकास पर खर्च होने वाले पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का बना नया रिकॉर्ड। बुनियादी ढांचे में होने वाला यह खर्च अब तक का सबसे अधिक जीडीपी का 4.3% के बराबर है। देश की सुरक्षा के लिए वित्त मंत्री ने किया 4.9 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। ग्रामीण विकास पर खर्च होंगे 2,66,000 करोड़। अगले साल के लिए कुल सब्सिडी का खर्च 3,80,000 करोड़। रेल, रोड, शिपिंग, एविएशन समेत ट्रांसपोर्टेशन के लिए 5,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे खर्च। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वित्त मंत्री ने गृह मंत्रालय को दिया 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट। किसान कल्याण के लिए 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा 2.26 लाख करोड़ रुपए का खर्च। शहरी विकास पर करीब 97,000 करोड़ होंगे खर्च। आईटी और टेलीकॉम को 95,000 करोड़ से ज्यादा मिले। भारत बना दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री ने बीते 10 वर्षों में भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा की ओर खींचा दुनिया का ध्यान। अगले 5 वर्षों में सबका विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजनाओं पर रहेगा फोकस। वित्त मंत्री ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम का किया ऐलान। खेती बाड़ी, एमएसएमई, निवेश और एक्सपोर्ट्स बनेंगे भारत की विकास के पावरफुल इंजन। विकसित भारत के लक्ष्य में देश को गरीबी मुक्त बनाना, 100% उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सभी को देना, सभी को सस्ती और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी को स्किल और रोजगार के साथ जोड़ना, देश की 70% महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में लगाना और देश के किसानों को भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने में मदद करना रहेगा फोकस। लंबी अवधि में महंगाई को काबू में रखने के लिए वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए किया बड़ा ऐलान। तिलहन की तर्ज पर अब 6 सालों के लिए दालों में आत्मनिर्भरता के मिशन की होगी शुरुआत। फलों और सब्जियों के उत्पादन और विकास के लिए बनेगी समग्र योजना। खेती बाड़ी के मोर्चे पर देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों में शुरू की जाएगी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। एमएसएमई सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। एमएसएमई स्कीम का फायदा लेने के लिए अब निवेश की सीमा 2.5 गुना और टर्नओवर की सीमा 2 गुना बढ़ाई गई। अगले 5 सालों में लघु और छोटी इकाइयों को मिलेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज। स्टार्टअप्स के लिए नए 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की भी हुई है घोषणा। पहली बार उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने वाले 5 लाख महिला SC/ST उद्यमियों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा तोहफा। स्टैंड अप इंडिया की तर्ज पर अगले 5 सालों के लिए मिलेगा 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन। वित्त मंत्री ने फुटवेयर और लेदर, फूड प्रोसेसिंग, खिलौना उद्योग, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नए मिशन का किया ऐलान। मेक इन इंडिया को और मजबूती देने के लिए छोटे और बड़े उद्यमियों को सहारा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की होगी शुरुआत। 2025 से 2030 तक के लिए वित्त मंत्री ने नए एसेट मोनेटाइजेशन का किया ऐलान। नए प्रोजेक्ट्स में आएगा 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश। राज्यों को कैपेक्स और रिफॉर्म्स के लिए 50 सालों के लिए मिलेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्जा। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को मिला 2030 तक विस्तार। वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधारों की हुई घोषणा। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई। कारोबार में आसानी के लिए वित्त मंत्री ने
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को विस्तार देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। स्टार्टअप्स को मिलने वाला फायदा 2030 तक बढ़ाया गया। देश में निवेश करने की शर्तों को भी बनाया गया आसान। तो जाना आपने क्या कुछ खास है इस बजट में, लेकिन और इसकी विशेषताएं लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हम यार करेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। फिलहाल जल्द हाजिर होते हैं। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में LPG सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरा सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गया और बैंक भी जाना नहीं पड़ा। रियली? तू जानते इसका बैंक कौन है? कौन है सर? SBI। ओपन डिजिटल सेविंग्स अकाउंट यूजिंग वीडियो KYC। इसे कहते हैं सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2025 और हम लगातार आपके लिए बजट को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ शुभम भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार जी, प्रोफेसर अनिल कुमार, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, वो साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, CEO E-Group फाउंडेशन के। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और रमन अग्रवाल जी, जो कि NBFC सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, FIDC के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर चरण सिंह, आपका स्वागत करते हैं और पहला सवाल आप ही से करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि विकसित भारत को लेकर के आपने कई सारे प्रोग्राम्स किए और E-Group भी लगातार अपने प्रेजेंटेशंस और सेमिनार्स के माध्यम से इस चीज़ को फ्यूल करता रहा है। किस तरह से आप बजट को रीड करते हैं सर? इकोनॉमिस्ट्स के बीच में, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उनके लिहाज से ये बजट कैसा है? मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जिस तरीके पूरे बजट का ढांचा बनाया गया है और जिस तरीके वित्त मंत्री जी ने पूरा डिस्कशन किया, आप जानती हैं कि पूरी डिस्कशन का धुरा पिवट विकसित भारत था। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो कोई भी बजट हाथ से छूट नहीं सकता है। उसी दिशा में आपको एकदम कंसंट्रेट करके जाना पड़ेगा। तो कल जब इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था तो तभी से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने रिकग्नाइज किया कि हमारी ग्रोथ में थोड़ी सी डेंट आई है, हमने उसको करेक्ट करना है। पहला चैप्टर का शीर्षक ही यही था कि फास्ट लेन में वापस कैसे जाना है। तो ये एक पहली चीज़ थी कि जब मुझे लगा कि ठीक है, अभी रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट होगा। और जब आज बजट प्रेजेंट हुआ तो 2-3 पहलू बहुत अच्छे थे। एक तो वित्त मंत्री ने जिस तरीके फिस्कल ग्लाइड की बात की तो उससे साफ स्पष्ट था कि फिस्कल डिसिप्लिन को हाथ में रखा जाएगा। और जब आंकड़े प्रेजेंट किए गए तो आपने देखा कि फिस्कल ग्लाइड अपने रास्ते पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर ध्यान से आंकड़े देखें तो मार्केट बोरिंग कम है और टैक्स बोयेंसी काफ़ी ज़्यादा है, और GST, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, सब में टैक्स बोयेंसी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि थोड़ी सी स्पेस मिल गई तो जैसे मैं कहता हूँ उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी चादर हो। और क्योंकि हमारे देश में टैक्स GDP रेशो तो 17% के करीब है, विकसित देशों में तो 35-40 है, पर हम उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, उतना सहूलतें तो नहीं दे सकते हैं। पर जितनी चादर थी उसके मुताबिक फिर वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके पूरी स्कीम बनाई, जिसमें टैक्स का जो छूट दी है, खास करके मध्यम वर्ग को जो कंजम्पशन के लिए काफ़ी जिम्मेदार रहते हैं, 12 लाख तक, वो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही
अनपैरेलल्ड स्टेप है, बहुत बड़ी लीप है, उसको डबल किया गया है और उस सिंगल इनिशिएटिव ने ही काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेशन दे देनी है, क्योंकि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी उसी तरीके डिमांड बढ़ेगा और उसी तरीके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक साइकिल शुरू हो जाएगा ग्रोथ का। तो वो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा जो उन्होंने कहा। उसके बाद जिस तरीके उन्होंने अपना पूरा आर्ग्यूमेंट ऑर्गेनाइज किया और जिस तरीके उन्होंने कॉन्टिन्यूटी भी प्रोवाइड की विमेन को, वीक एंड पुअर पीपल को, यूथ को और फार्मर्स को, जिस तरीके उन्होंने पिछले वर्ष भी कहा था, पिछले बजट में भी उनको फोकस करके कहा था ये स्कीम्स बनेंगी, इस वर्ष भी उन्होंने वही। चरण सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगा। पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Income is up to 12 lakhs or who's a salary earner up to 12 lakhs 75,000 is now exempt from all taxes. Up to 25 lakhs there is a continuous reduction in income tax, and then beyond that also everybody saves a lakh of rupees. In a way, the Honorable Finance Minister has met the demand of large section of middle class, particularly as more and more poor are coming into the middle class with rising incomes. The last report was 25 crore poor have now come into the middle class, have been relieved from multidimensional poverty. I think it's a great relief to all those people. Delhi has the highest number of middle class people, with government employees, salary earners, traders, small MSME industry, and they will all get a big relief from this budget. Simultaneously, it's a budget focused on the youth, provides a number of opportunities for jobs, whether it is through tourism development. 50 new destinations will be given a thrust for tourism. Udan, which will help 4 crore more passengers and new routes get concessional air travel and activate those airports, whether it's the thrust to manufacturing through toys, leather, the textile sector, technical textile sector, cotton sector. It's a multi-dimensional budget which through various interventions is going to encourage consumption demand, give a boost to economic activity, and at the same time provide stability to the country's economy. The fiscal deficit has been maintained at 4.4%. In fact, the current year fiscal deficit, which was expected to be 4.9, has closed at 4.8%. Next year will be 4.4%, well beyond everybody's imagination. That will help us bring down the overall debt to GDP ratio. And I think it's a signal that on her part, Honorable Finance Minister, under guidance of Prime Minister Narendra Modi, has given to the world that India will continue to be a stable economy. India will continue to work in the Amrit Kal towards becoming a Viksit Bharat, a prosperous nation by 2047. हमने देखा ग्रोथ रेट लगातार नीचे जा रहा था, आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसे समाधान दिए गए हैं कि ग्रोथ? बहुत सारे समाधान दिए गए हैं। एक तो जब मध्यम वर्ग को आप डिस्पोजेबल इनकम, उनके जेब में पैसा और छोड़ते हैं, इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं, तो उससे कंजम्पशन से ग्रोथ को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, विशेषकर जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स, लेदर, टॉयज, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, उसमें जो प्रावधान इस बजट में है उससे लोगों को नई नौकरियों का साधन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, इनकम लेवल्स बढ़ेंगी और किसानों को भी इस बजट में, चाहे वो उनका फार्मर्स क्रेडिट कार्ड, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, चाहे उसमें रिसर्च और इनोवेशन अच्छे सीड्स में हो, मखाना बोर्ड बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे कापूस कॉटन फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, पल्सेस मिशन से देश को आत्मनिर्भर बनाना हो तूर, मसूर, अरहर में, चाहे वो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए फिर एक बार 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स का प्रावधान करना, साथ ही साथ 5 साल और 80 ISC का बेनिफिट स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स में छूट देना। एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो,
टूरिज्म का क्षेत्र हो, हर एक को कुछ ना कुछ लाभ और सुविधा देके एक इंक्लूसिव बैलेंस बजट बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच के बनाया गया है। बड़े सोची समझी रणनीति के तहत ये बजट 140 करोड़ देशवासियों का बजट है। Do you think it will create jobs also, more jobs? It will create huge amount of job opportunities. Any estimation? एस्टिमेशन तो अब आएगा, एक एक सेक्टर अपना करेगा, पर जैसे लेदर का माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया 22 लाख मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली विद द impactful ideas that she has proposed for the leather and footwear sector. तो बेहद ही संतुलित बजट, ये कहना अजय पीयूष गोयल का। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे दो मेहमान को जल्दी है, अब दूसरे स्टूडियोज में जाना है, तो चलते चलते हम आपसे सुमित जी ये जानना चाहते हैं कि इंडिया पोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा शाखाएं बैंकिंग का तो काम कर रही हैं, लेकिन अब क्या नया रिफॉर्म लेकर के आ रही है वित्त मंत्री? कैसे इंडिया पोस्ट की सूरत बदलने वाली है? इंडिया पोस्ट लाइक सबसे बड़े हमारा जिसे कहते हैं गवर्नमेंट में वन ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट्स, उसको अगर रिपर्पस करने हैं हम लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से कि लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, तो फिनटेक सेक्टर में जैसे हम ONDC की बात किए हैं उसी तरह से ये सेक्टर, ये कंपनी कैन डू अ लॉट, और इसके बारे में कुछ एफर्ट्स चल रहे थे। इनफैक्ट इस बारी का वित्त मंत्री जी का अगर आप देखें कि सारे जो एक्सपेंडिचर प्लान्स हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उनको शिफ्ट करके रेडिकली न्यू की तरफ नहीं गए हैं, बल्कि उनको किस तरह से और अच्छी तरह से एफर्ट किया जाए उसके तरफ उनका प्रावधान है। वी आर स्पेंडिंग 50 ट्रिलियन रुपीज़, 50 ट्रिलियन रुपीज़ सरकार खर्च कर रही है अपने बजट में जी। ये कुछ बहुत बड़ा सम है, और इसमें से किस तरीके से वो सम कंजम्पशन स्टोरी की जब हम बात कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से पुश किया जाए, तो इस तरह के जैसे इंडिया पोस्ट जैसे डिपार्टमेंट की रिपर्पसिंग बहुत इफ़ेक्टिव एक समाधान होता है लोगों को मनी फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड करके उसमें आगे ले जाने के लिए। जी तो बिल्कुल वो सीधे नज़र आता है। और खासतौर से अनिल जी आपसे भी जानना चाहूँगा, जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से और ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बार का जो बजट है हमारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से कौन सी बड़ी बातें हैं? मैं इसमें ये कहूँगा कि जब तक आप व्यापार करने के लिए माहौल नहीं बनाएंगे, व्यापार यहाँ पर प्रॉस्पर नहीं हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 2014 में मुहिम शुरू की थी, और आज हम देख रहे हैं कि बजट में फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है कि हमें व्यापारियों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और जो हमारे रेगुलेशंस हो वो सॉफ्ट टच रेगुलेशंस हो। जो इंस्पेक्शन राज अभी भी कुछ जगह चल रहा है उसका खात्मा होना चाहिए। और आज सबसे बड़ी बात हमारे वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी, इसमें सभी रेगुलेशंस को रिव्यू करके उस कमेटी को 1 साल का समय दिया गया, उसमें वो अपनी रिकमेंडेशंस देंगी और उन कंप्लायंसेस को, उन रेगुलेशंस को कम करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात कि जो सरकार ने आज ये बिल्कुल तय कर दिया है कि चाहे वो इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स का भी रिव्यू हो रहा है, उसका भी सिंप्लीफिकेशन होगा। इसका मतलब वो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक कदम है। जब तक बिजनेस करने का माहौल सुगम नहीं होगा, बाहर के इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। सरकार बखूबी इसको जानती है, इसके लिए उन्होंने व्यापक इस वाले बजट में प्रावधान किए हैं। काफी कंप्लायंसेस, उससे पहले आपको याद होगा पिछले साल की बात है 25,000 कंप्लायंसेस को एक बार में खत्म कर दिया था। तो मेरे को लगता है इस दिशा में हम और आगे जा रहे हैं और बहुत अच्छा ये कदम है, मैं इसकी बहुत सराहना भी करता हूं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल कुमार जी और सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात देने के लिए। लेकिन चरण सिंह सर आपके साथ और रमन अग्रवाल जी के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए DD न्यूज, आप देख रहे हैं बजट 2025। पर लोन लेने के लिए